तो नेचुरली आयुर्वेदा के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मेल ग्रोथ हार्मोन जो होती है। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका वेलकम है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपम बत्ता जी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं इनसे। हेलो डॉक्टर दीपम जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, मैं बढ़िया। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, सबसे कहाँ पे आप? पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। थोड़ी लेट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द व्यूअर्स। हाँ जी, हाँ जी, सर, बहुत बहुत। मैं डॉक्टर दीपम बत्ता, बीएमएस जो कि केरला से की है, एमडी पंचकर्मा, और एमिटी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है। इस अच्छा, समय चंडीगढ़ मोहाली में एक अपना आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर चला रहा हूँ। इरिस्पेक्टिव टू दिस, मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी भी चला रहा हूँ जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं। और हमारी एक दूसरी कंपनी है प्रीति हर्बल्स, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन देती है जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपका करियर इसमें स्टार्ट कैसे हुआ, कब हुआ? सर देखिए, जैसे कि सभी कहते हैं कि हम लोग एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं या बीडीएस के लिए, मेरा भी वैसे ही था। लेकिन जब मैं आयुर्वेदा में आया तो एक मेरा इंटरेस्ट बन गया आयुर्वेदा में। आई लव आयुर्वेदा एंड ट्राई टू वर्क इन आयुर्वेदा। अच्छा। और ऑलमोस्ट मैं 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन देना, आयुर्वेदिक दवाई देना या कह लीजिए, और आयुर्वेदिक वे से पेशेंट को ठीक करना बहुत अच्छा लगता है। ये है, कह लीजिए, जब सक्सेस मिलती है तो इंटरेस्ट बनता चला जाता है। वही मेरा हाल है। अच्छा, तो अभी कौन कौन से डिसीज के लिए पेशेंट आते हैं ठीक कराने के लिए आपके क्लिनिक पर? सर देखिए, मेरे पास ज्यादा स्ट्रेस, पेन्स जिसमें कि आर्थराइटिस, सर्वाइकल, सभी कुछ हो गया। स्ट्रेस में एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब कुछ है। और स्किन डिसऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। और जो मेरा को सबसे अच्छा लगता है वो है डाइजेशन। डाइजेशन हम्म। में मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा: अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर डिसऑर्डर्स, स्प्लीन डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइनल, पाइल्स, फिस्टुला, फीजर्स, सभी। हम्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादातर 9 to 5 में जो जॉब करते हैं, सेटिंग वाला उनका काम होता है, तो उनको होती होगी डाइजेस्टिव इश्यूज। ऐसे हाँ जी, पेशेंट आते हैं? बिल्कुल। हाँ जी, आते हैं सर। 9 to 5 वाले क्या, मेरे पास तो लेबर क्लास भी आती है जो सुबह 8 to इवनिंग 8 काम करते हैं। कई अच्छा। शॉपकीपर्स हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो उनका बैठने का काम है। कई शॉपकीपर्स हैं, वो भी आते हैं। तो उनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। हम्म। तो इस इशू को कैसे ठीक किया जा सकता है नेचुरली? क्या प्रिवेंटिव हम एक्शन ले सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में? देखिए सर, सबसे बड़ी तो पहले तो ये कहूंगा, प्रिवेंशन यही है कि हमारी, जैसे आपने बोला, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हम्म। लाइफ एंड स्टाइल, जीने का तरीका। ठीक है जी। तो हम्म। जीने के तरीके से हम बात करते हैं, जिसको हम आयुर्वेदा में विहार कहते हैं। विहार मतलब लाइफस्टाइल। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए। और दूसरी बात, आहार, डाइट। हाँ जी। आयुर्वेदा में आहार विहार दो शब्द हैं। मतलब आहार मतलब डाइट, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। और विहार मतलब लाइफस्टाइल, किस तरीके से जीना है। ये सारी बातें हैं। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि डाइजेशन पे, कि हम्म। पेट पे, तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हम लोगों का मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो गया है। हम्म। मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे हो गया? सबसे पहले तो हम सैर नहीं करना चाहते। नोबडी वांट्स टू डू अ वॉक। हम्म। हमारे पास सैर दो तरह से होती है: ब्रिस्क वॉक, और दूसरा है टहलना, जिसको पंजाबी में टहलना कहते हैं। आराम से, तसल्ली से वॉक करना।
तो खाने के बाद हम लोग एक तो खाना खाते हैं बेड पे बैठ के, दूसरी बात खाने के टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होता है, लैपटॉप और आईपैड वगैरह होते हैं, टैब होती है जिसमें हम रील्स चेक करते हैं। तो रील जब मैं कहने का तात्पर्य ये है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल पे ज्यादा होता है, खाने की तरफ नहीं होता। तो हमें ये नहीं पता चलता हम क्या और कितना खा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हाँ इस जी। पे पीछे मैंने एक रिसर्च भी की थी जिसमें ये प्रूव हुआ था कि हमें खाने के बाद सैर जरूर करनी चाहिए, और खाते समय हमें बिल्कुल भी बात और या मोबाइल फोन या कोई भी, आप कोई भी वो देख लीजिए सोशल मीडिया या हमारी टैब वगैरह, हमें रील्स यूट्यूब इंस्टा कुछ नहीं चेक करना चाहिए। पीछे मेरी रिसर्च आई हुई है। इसका मतलब ही यही है, जब हम खाना खाएं तो हमारा ध्यान सिर्फ खाने की तरफ होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा पेट जो है, हमारा स्टमक जो है, एक मुट्ठी जितना है, और इसमें हम जितना कुछ भी डालें ये खिंचता ही चला जाता है। जब ये खिंचता चला जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस तो उतने ही एक्सट्रीट होने हैं जितनी हमारी बॉडी में क्षमता है। हाँ जी। खाना अगर हम ज्यादा डाल देंगे, वो गैस्ट्रिक जूसेस एक्सक्रीट कम होंगे, तो वो इंटेस्टाइन में जाके स्ट्रक हो जाएंगे। अगर इंटेस्टाइन में स्ट्रक हो गए तो आप ये लगा लीजिए डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में स्ट्रक होगा, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, टॉक्सिन्स बनेंगे, तो सीधा असर हमारे लीवर पे पड़ेगा। वो जाके लीवर में फैट डिपॉजिट करेंगे, जिसको आजकल कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लीवर। और फैटी लीवर से कब हम सिरोसिस पे जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अब मैं फिर से थोड़ी पीछे जाता हूं। जब बॉडी में टॉक्सिन जमा होंगे, टॉक्सिन है क्या? वो टॉक्सिन है कॉन्स्टिपेटेड मटेरियल। जब वो कॉन्स्टिपेशन होगी तो वो एसिडिटी कॉज करेंगे। जब वो एसिडिटी कॉज करेंगे तो हमें जलन, हार्ट बर्न, सिर दर्द, ये सब शुरू हो जाएगा। जब वो सब शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती। तो डाइजेशन से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी कनेक्शन है? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी बात की कि टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन्स तो इससे भी पतला होता है। जो मैं ये दिखा रहा हूं, इंटेस्टाइन्स तो इससे भी पतले होते हैं। उन्होंने जाके कहीं ना कहीं तो अपने आप को, मतलब वो जाके कहीं तो रुकेंगे बॉडी में। जहां वो रुकेंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो बॉडी पे रिएक्शन करना शुरू हो जाएंगे। जब तो एक अब आप लगा लीजिए, जब वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिलेंगे तब भी स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो इससे मोटापा बढ़ता है, फैटी लिवर होता है, स्किन प्रॉब्लम सर, होता है। ये एक धीरे धीरे बात करते हैं। मोटापा बढ़ता है, फैटी लीवर से मोटापा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन स्लो हो जाएगी। जितने भी फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं उनको भूख ही नहीं लगती और मोटापा बढ़ेगा। सबसे पहले हमारा पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पेट बाहर निकलेगा मतलब डिस्टेंशन ऑफ अब्डोमेन, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ेगा। तो फैटी लिवर को हटाने का नेचुरल तरीका क्या है आयुर्वेद में? फैटी लीवर को हटाने का नेचुरल तरीका है, एक तो आंवला जरूर खाइए, एलोवेरा। अच्छा। एक छोटा सा नुस्खा आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं। 1 चम्मच हल्दी, ½ टी स्पून दालचीनी और ½ टी स्पून सुंड, इसको लेके एक पानी में उबालिए, 1 लीटर पानी में उबालिए। इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाए उसको छान के एक गिलास में डाल लीजिए और उस गिलास में 1 टीस्पून
नींबू का रस, लेमन जूस, नॉट अ लेमन वाटर, इट्स जूस, नींबू का रस, एंड हाफ टी स्पून एप्पल सीडर, इसको डाल के पी जाइए हम्म डेली। सुबह एक ग्लास सुबह लीजिए, जितना भी आपका वो हाफ बचेगा वो सुबह लीजिए, उतना ही शाम को लीजिए, और इसको लगातार कीजिए। आप पेशेंट्स खुद फील करेंगे कि हमारे जो लीवर है उसमें फर्क आना शुरू हो गया है। ओके। और जो स्किन प्रॉब्लम है, जैसे यूथ को पिंपल्स वगैरह आते हैं। हाँ जी सर, यूथ को पिंपल्स आने के कई कारण हैं। हम्म पहली बात, डाइजेशन। अगर डाइजेशन वीक है, लीवर वीक है, या कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब टॉक्सिन्स। कॉन्स्टिपेशन है तो वो स्किन के थ्रू, जैसे ब्लड के थ्रू रिएक्शन दिखाएगा। हम्म दूसरा कारण है ब्लड में इम्प्योरिटी। हमारे जो यूथ हैं या आजकल हम लोग भी हैं, किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, आजकल हम लोग बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिसे हम फ्रोजन फूड भी कहते हैं, ये सब हम्म खाने ज्यादा यूज कर दिए हैं, जिसके एक तरीके से जो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो हमारी बॉडी पे रिएक्शन करते हैं। नूडल्स की हम्म ही बात करते हैं, नूडल्स में अजीनोमोटो होता है, वो हम्म बॉडी पे रिएक्शन करता है, जिसके कारण हमारे स्किन पे पिंपल्स आते हैं। हम्म। और जो जिम जाते हैं उनके बॉडी एक्ने बहुत आते हैं, पीठ पे या बाइसेप पे। सर जिम जाते हैं, बॉडी एक्ने बहुत आते हैं, उनके बॉडी स्किन रिएक्शन कर रही है कि बॉडी में टॉक्सिन्स है, उनको आते हैं। जिनका पेट खराब होगा, ब्लड में इम्प्योरिटी होगी, उनको ये आएगा। ओके। तो अभी आपका जो क्लिनिक है चंडीगढ़ में, क्या लोकेशन है उसका? मोहाली, हाउस नंबर HL211, फेस 9, मोहाली, सेक्टर 63, चंडीगढ़। हम्म। तो कितने पेशेंट्स वगैरह आते होंगे आपके क्लिनिक पे? एवरेज तो अच्छे खासे पेशेंट आ जाते हैं डेली के, 70-80 पेशेंट। आप सुबह ही, आज सुबह से ही आप लगा लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और अब हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 2:15। अच्छा अच्छा। आप ही देख हम्म। लीजिए आपको कितना वेट करना पड़ा उस चक्कर में। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, कैसे आपका इंटरेस्ट जगा ये डॉक्टर वाला फील्ड में आने का? सर देखिए, डॉक्टर के फील्ड में आना है तो एक, जो पहले था मेरा क्यों इंटरेस्ट जगा, मेरी cousin है, she is a doctor, and one thing I would like to tell you to all my viewers, वो बहुत हार्ड वर्किंग और वो नोबल लेडी है, मतलब वो आज भी फ्री में इलाज करती है। क्यों? हम्म हस्बैंड वाइफ, एक जना अर्न कर रहा है, दूसरा वो कहती है मैं घर में फ्री हूं, तो उसने फ्री में ही काम करना शुरू कर दिया, फ्री में ही दवाई देती है। तो उसको देख के मेरा इंटरेस्ट बना। तो जब हम्म मेरा इंटरेस्ट बना, आई स्टार्ट अर्निंग, आई स्टार्ट माय क्लिनिक। एक कह लीजिए ह्यूमैनिटी के लिए मैं इस प्रोफेशन में आया, और जब मैं हम्म इस प्रोफेशन में आया, मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेदा की तरफ होता चला गया। शायद यही कारण है, इस साल पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे स्टेट अवार्ड भी दिया है, जिसको हम धन्वंतरी अवार्ड कहते हैं। अच्छा। और ये जो आपने ब्रांड स्टार्ट किया, वो कब स्टार्ट हुआ था? मेरा ब्रांड 2008 में स्टार्ट हुआ है, 16 अच्छा। नवंबर 2008 जो मैंने रजिस्टर करा है। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी? मेरे पास डाइजेशन के लिए हैं, जिसको मैं पाचक चूर्ण कहता हूं, पाचक टैबलेट्स है मेरे पास, हम्म रूमोजीत गोल्ड करके टैबलेट है, बोन हेल्थ करके मेरे पास पेन्स के लिए टैबलेट है, रूमोजी रूमेटिक आर्थराइटिस पेन्स के लिए है, इन्फ्लेमेशन के लिए है, डायबिटीज के लिए है, मधुमेह आंतक चूर्ण है मेरे पास,
एलोवेरा जूस है मेरे प्रोडक्ट में, कुमारी सार जिसको हमने नाम दिया, आंवला सार करके नाम दिया, ये सब चीजें हैं। तो ये सारे आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी सेल करते हैं डायरेक्टली? सर अभी तक ऑनलाइन किया तो नहीं, हाँ लोगों के फोन आते हैं तो हम उस माध्यम से उनको कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो लोग चाहें आपसे कांटेक्ट कर सकते हाँ जी। हैं। ओके। अब जैसे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, क्या कोई पेशेंट आते हैं आपके पास जॉइंट पेन वाले? बिल्कुल आते हैं सर, जॉइंट पेन्स के काफी पेशेंट आते हैं। अब तो क्या, बात आई है, हाँ जी बोलिए। तो जॉइंट पेन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिनका एज 70-80 है? देखिए सर, पहले बात तो ये, पहले तो कारण जानना पड़ेगा, कारण क्या है। अब बात करते हैं 70-80। 70-80 का मतलब है कि दे आर इन ए डिटोरेटिंग स्टेज, देयर मसल्स आर इन ए डिटोरेटिंग कंडीशंस, एंड उस कारण लोगों के विटामिन डी और B12 भी कम होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है जिसके कारण हमारे बॉडी में पेन होती है। ओके। तो ऐसा कोई रेमेडी होता है आयुर्वेद में जिसको अगर लगाया जाए या खाया जाए तो नेचुरली ठीक मतलब राहत मिल सकता है? ऐसा हटाया तो नहीं जा सकता पर? देखिए रेमेडी ये है, एक तो अगर लगाया जाए तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा, अगर किसी को किसी भी तरह की पेन है तो तिल का तेल लेके उसमें थोड़ा कर्पूर, कपूर जिसको बोलते हैं, और लाहौरी नमक डाल के उसको गर्म करके लगाया जाए, मालिश की जाए, और उसके बाद गर्म पानी में पानी डाल के टकोर की जाए। ओके। तो अगला क्वेश्चन यूथ के लिए है कि करियर कैसे स्टार्ट करे वो अपना, अगर डॉक्टर फील्ड में, आयुर्वेद फील्ड में स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? देखिए यूथ के लिए तो आजकल सबसे पहले तो ये है, 10th के बाद +1 +2, उसके बाद नीट क्लियर करनी है। नीट क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसको किस मेडिकल कॉलेज में जाना है। मेडिकल कॉलेज के बाद उसको अपनी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है। फिर पोस्ट स्पेशलाइजेशन भी आजकल कोर्सेज हैं, ये है। लेकिन ये एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको पूरी डेडिकेशन चाहिए। तो क्या ऐसा मोटिवेशन है डॉक्टरों में कि वो लगे रहते हैं दिन रात लोगों को ठीक कर? देखिए मोटिवेशन तो यही है कि डेडिकेशन। यहाँ पे एक बात मुझे याद आई, जब मैं कॉलेज में था तो हमारा प्रिंसिपल एक बात, हाँ, मतलब ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। सुबह 8 बजे से इवनिंग 6 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, और उसके बाद वो 85% अटेंडेंस जरूर मांगते थे। अगर आपकी 85% अटेंडेंस नहीं है, ही वोंट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम। उस टाइम पे आप एग्जाम नहीं दे सकते थे। तो हम अपनी, मतलब ठीक है, उन्होंने वो आदत डाली है और आज तक हम उसी काम पे कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा क्या मोटिवेशन है, जब पेशेंट आके ये बोलता है ना कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, या पेशेंट एक के बदले दूसरा लेके आता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, अब इसको ठीक करो, तो बहुत खुशी मिलती है। ऐसे डॉक्टरों को ये कुछ सिखाया भी जाता है कोई धर्म टाइप की, हाँ ये आपको फॉलो करना है, आपका ये धर्म बनता है लोगों को ठीक करना, जैसे फॉरेन मूवीज में सिखाया जाता है कि डॉक्टर का ये ड्यूटी बनता है कि पेशेंट को ठीक ही करना है किसी भी हालत में, चाहे पेमेंट हो ना हो, कोई भी हो। हाँ देखो जी, मैंने पहले कहा इट्स अ वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी का काम है। और अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ये हमारा धर्म है कि उसको ठीक करना है। ठीक है ना जी। हमें, ये एक हिपोक्रेटिक ओथ है, वी हैव टू गिव द बेस्ट विच वी कैन इन स्पाइट ऑफ एनी कॉस्ट। कोई भी पैसे को देखते हुए, पैसा लेना देना वो बाद की बात है,
लेकिन इट्स अवर ड्यूटी टू क्योर हिम द बेस्ट। ये है। अगर आप नहीं कर सकते, आप उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, पर एक क्या लीजिए फर्स्ट एड देना जरूरी है। आयुर्वेदिक ब्रांड अगर कोई खोलना चाहे तो कैसे खोल सकता है किसी भी मेडिसिन को लेके? जैसे कि मेंस वेलनेस पे नोएडा में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग, बस अपना कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव अ डॉक्टर, यू मस्ट हैव अ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, उसके बाद इसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। अच्छा। आपको लाइसेंस लेना तो बहुत ही जरूरी है। लाइसेंस के बिना आप कैसे खोल लेंगे? अगर आप जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट ज्यादा होते नहीं हैं हाँ जी, बिल्कुल नहीं होते जी। जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है? बिल्कुल रिस्क नहीं। तो देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिस्क कम नहीं होता, इट्स अ रिस्क फ्री। पर हम्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इट आयुर्वेदा क्योर्स द डिजीज। हम्म, हम जो करते हैं, हम जड़ से उसको खत्म करते हैं, बीमारी को। हम्म। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या सुबह लिया जा सकता है मॉर्निंग में, हर एक पर्सन के लिए कुछ ऐसा बताइए। बॉडी को डिटॉक्स करने का एक तो एप्पल सिडार जरूर लीजिए, नींबू का रस जरूर लीजिए गर्म पानी में। ये है सर। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आपने ये बात कही बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हमने शुरू में बात करी थी कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। हाँ जी। सर, हमारा पेट है एक मुट्ठी जितना, जैसे मैंने पहले एक बात कही थी, इसमें जितना मर्जी खाना डाल लीजिए, ये खिंचता चला जाता है। जब ये खिंचता चला जाता है तो इंटेस्टाइन दबते चले जाते हैं। तो हमें पहले बात, हमें इस पेट को अपने दिमाग में रखते हुए तीन भागों में डिवाइड करना चाहिए। पेट में सबसे नीचे सॉलिड, लिक्विड, उसके ऊपर गैस। पूरे दिन में इस हिसाब से खाना खाना चाहिए। मैं जनरली पेशेंट्स को ये कहता हूं, जब आपका पेट आपको लगे कि आधा भर गया है तो खाना छोड़ दो। ठीक है ना जी? तो हम लोगों का ध्यान ही नहीं होता खाने के वक्त, तो जब आपका पेट आधा भर गया, आप खाना छोड़ दो। ज्यादा ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है पेट को। जब आप इस रूल के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, आपको डिटॉक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे लोगों को कैंसर हो जाता है तो ना हो तो बेहतर है, पर अगर हो जाए तो ऐसा कोई इलाज भी है अभी पॉसिबल है आयुर्वेदा में कि ठीक किया जा सकता? बिल्कुल। देखो, आयुर्वेदा में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक ना की जा सके। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, किसी भी साइंस में, चाहे वो यूनानी हो, योगा हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, किसी भी साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक ना हो सके। ये डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी है कि उसको ठीक कैसे करना है। तो ओवर द इयर्स 10-20 सालों में आयुर्वेदा में क्या चेंज आया है? 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था और अभी क्या है? ओवर द ईयर आयुर्वेदा में काफी चेंज आया है। पब्लिक काफी अवेयर हो चुकी है। क्या खासकर मोदी सरकार ने जो आयुष डिपार्टमेंट बनाया है, उससे काफी अवेयर हुई है। बाबा रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग वाले रविशंकर जी ने काफी इसको प्रमोट किया है, और लोगों में जो सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी है। पहले लोग पूछते थे, आते थे कि आयुर्वेदिक, मैं जैसे 2008 की बात कर रहा हूं, लोग आते थे, अच्छा जी आयुर्वेदा है तो ठीक है जी, कोई नहीं, ट्राई करेंगे। अब लोग स्टार्टिंग में ही आने शुरू हो गए हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, जब जो पेशेंट है चारों तरफ से धक्के खा लिए, फिर वो सोचता था यार चलो ये आयुर्वेदा है, इसको भी ट्राई कर ले। पर अब ऐसा नहीं है। खासकर मेरे पास ऐसा नहीं है।
मेरे पास लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं और स्टार्टिंग में आ रहे हैं और फीवर और जुकाम की खांसी की दवाई भी आयुर्वेदिक लेके जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आयुर्वेदा में कितना डिफरेंस आया है, लोगों ने एंटीबायोटिक तक खाने बंद कर दिए हैं क्योंकि लोगों को पता है एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, पेंटाप्रोजोल, रेंटेक, इनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। क्यों? ये सारा केमिकल बेस्ड है। अब लोग हरड़, एलोवेरा, हल्दी ये लोग खाते हैं। मैं हर 3 महीने पे मैसेडोनिया जाता हूं, ग्रीस जाता हूं, मैंने वहां पे लोगों के घर में हरड़, तुलसी और हल्दी की दवाइयां देखी हैं। इवन इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं आज की डेट में। तो अभी जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं शाम तक। जॉब करते हैं दिन में, एक तो नींद आता रहता है, फिर हाँ शाम जी, तक जब खत्म हो जाता है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते, हाँ शाम जी, तक एनर्जी लेवल पूरा ड्रॉप। तो हाँ क्या जी। किया जा सकता है इसके लिए? देखो जी, ये डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल या खाना पीना कैसा है। हम्म आप न्यूट्रिशियस फूड अगर सुबह लें तो वो शाम तक चलता है, ठीक है ना, हम्म फिर भी हमें दोपहर को खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कईयों का वर्क स्ट्रेस या वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है कि वो एग्जॉस्ट फील करने लग गए हैं, तो हम्म आपको एक तो खाना पीना अपना अच्छा रखना पड़ेगा, जूसीज रखने पड़ेंगे और जो है ऑरेंज जूस, मौसम के हिसाब से अपना खाना पीना बदलना पड़ेगा। क्यों? अब इसी पे बात करते हैं। अगर देखिए, ऑरेंज सर्दियों में आता है, या ऑरेंज जूस सर्दियों में मिलता है, शुगर केन जूस ज्यादातर गर्मियों में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम्म शुगर केन जूस शरीर को एक तो डिहाइड्रेशन से बचाता है गर्मियों में, ठीक है ना हम्म जी, और ऑरेंज जूस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर हम हम्म बात करें पंजाब की, पुराने जमाने में जो हमारे दादी परदादी है वो पिन्नियां क्यों बना के रखती थी? आज भी पंजाब में कहा जाता है 2 पिन्नियां सवेरे खा लो, पूरा दिन भूख नहीं लगती, पूरा दिन हम्म भूख नहीं लगती। क्यों? और ठंड नहीं लगती। तीसरा उदाहरण देता हूं कांजी का, आपके शायद के कई व्यूअर्स ने नहीं सुने होंगे। इट्स अ लिक्विड प्रिपेयर्ड विद काली गाजर, ब्लैक गाजर से, ब्लैक कैरेट से बनाई जाती हम्म है फर्मेंटेशन से। वो क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब सर्दी में तुम गर्मी हम लोग मौसम बदलता है, वो डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। हम्म आवर किचन इज द बेस्ट फार्मेसी इन द वर्ल्ड। क्यों? हम्म उसमें राई डलती है, राई जो है डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, हम्म ठीक है ना जी। ये अच्छा, फा, फास्टिंग आजकल बोला जाता है या पहले से भी परंपरा रही है कि फास्टिंग किया जाना चाहिए, किसी भी बहाने से हो, तो कितना रोल रहता है, क्या कैसे वर्क करता है ये फास्टिंग वाला सिस्टम, ये बॉडी के लिए कितना देखो, बेनिफिशियल है? फास्टिंग बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जैसे अभी आपने कहा, हमारे हम्म जो अंदर खाया पिया है उसको निकालती है। और जब हम ओवरलोड, एक तरीके से जब हम शरीर को रिलैक्स करती है, हमारे जो स्टमक के मसल्स है उनको रिलैक्स करती है, जिससे कि हमारे न्यूट्रिशन अच्छा होता है। और अगर पुराना कोई भी पेट में आम, आम क्या होता है? ऊष्म अल्प अल्पेन धातु माध्यम अपचितम। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊष्म अल्प बलपेन, ऊष्म किसको कहा गया है? डाइजेस्टिव फायर को। हम्म ऊष्म अल्प, ऊष्म जब है अल्प है यानी डाइजेस्टिव फायर कम है, ऊष्म हम्म अल्प बलपेन उसकी स्ट्रेंथ जो है कम है, धातु माध्यम अपचितम, जो हम खा रहे हैं दैट इज धातु माध्यम अपचितम, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है।
ऊष्मा अल्प बल पे धातु माध्यम अपचितम। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर कम है तो वो जो हमने खाया है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो फिर पेट में कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होता है, फिर वो उसको निकाल देता है फास्टिंग, तो वो उसको यूज करता है जिससे कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। अच्छा, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होना में सबसे बेस्ट रिवार्डिंग पार्ट क्या है आपके लाइफ में? आयुर्वेदिक डॉक्टर में होना सबसे बेस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट अभी तक तो यही है कि कोरोना में भी लोग घर घर में गिलोय लगा के, या आजकल लोगों ने घर में एलोवेरा लगा के उसको यूज करना शुरू कर दिया है। मैं एक बात कहता हूं, आपकी बात से ही मेरे को बात याद आई। डॉक्टर के पास आप लोग कब जाते हैं? मेरे को जब आप कुछ एक बात, जब कोई जब दिक्कत होती है या जब आप बीमार पड़ते हैं, मैं नहीं कहता ये। डॉक्टर इज योर हेल्थ कंसल्टेंट। मतलब क्या है? आयुर्वेदिक डॉक्टर इज योर हेल्थ कंसल्टेंट, मतलब आपको अपनी हेल्थ को कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैसे? आयुर्वेदा का एम है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, द एम ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है जी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है जी। आतुर, संस्कृत में आतुर को पेशेंट कहा गया है। आतुरस्य विकार, विकार को यानी डिजीज कहा गया है। प्रशमन च, विकार के जो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो उसके जो विकार हैं, डिजीजेस हैं, उनको ठीक, सॉरी, उनको ठीक करना। ठीक है जी। तो यही एक बात है कि जो पुराने वैद्य थे उनसे हम हर 6 महीने पे मिलने जाते थे, मौसम बदलने पे मिलने जाते थे। उन जब बीमारी होती थी तब तो जाते थे, लेकिन ये भी बात करने जाते थे इस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए। तो वो है। ओके। मैं एक बात और कहता हूं यहाँ पे, ये तो चलो मेरे लिए प्राउड मोमेंट। आपने पूछा है कि बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे प्राउड मोमेंट कहाँ मिली, और सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट तो मुझे ये मिली जब भारत सरकार की तरफ से दिया हुआ, पंजाब सरकार ने मुझे स्टेट अवार्ड दिया। दैट विल बी अ बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ टिल नाउ। ठीक है जी। और आपको पता है हम लोहड़ी जब बालते हैं 13 जनवरी को, जब लोहड़ी बालते हैं तो उसमें तिल क्यों डालते हैं? रिचुअल है, पुराना परंपरा पुराना है। रिचुअल है। देखो जी, हर चीज का, हर कारण का कार्य होता है, कार्य का कारण होता है। मेरी बात को समझो। देर इज एवरी कॉज हैज इट्स रीजन एंड एवरी रीजन हैज इट्स कॉज। हर कारण का आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। आपका कार्य है लेकिन ये एक कारण है, या हर कारण का कार्य होता है, कार्य का कारण होता है। ठीक है जी। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं आप? हाँ तो जी। जब ये पंजाबी की कहावत है, तिल चटकारे जाड़ा भटकारे, मतलब जब हम लोहड़ी की आग में तिल को डालते हैं तो वो चटक चटक की आवाज आती है। ठीक है जी। तो एक ये हमारे पास ये है कि तिल चटकारे जाड़ा भटकारे, अगली बार अगले दिन से जाड़ा खत्म होना शुरू हो जाता है। और अच्छा। दूसरी बात, मकर संक्रांति का क्या अर्थ है? मकर का अर्थ है कैप्रिकॉन। ठीक है जी। संक्रांति मतलब मूवमेंट। जब सूर्य देव अपने वहां से हट के मकर राशि में प्रवेश करता है, तब से एक मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम उस दिन, मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन 14 जनवरी को,
जब वो 14 जनवरी को प्रवेश करता है तो दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। देयर इज अ ट्रांजिशन चेंज इन अवर डे। ठीक है जी। तो और इसको गुजरात साइड में उत्तरायण कहा गया है। गुजरात में या इस दिन लोग पतंगबाजी करते हैं, उत्तरायण कहा गया है। अगर आप साउथ में जाएं, पोंगल कहा गया है, युगादि आता है। ठीक है, ये जगह के हिसाब से लोगों ने अपने नाम दिए हुए हैं। पंजाब में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, साउथ में जाएं तो तमिलनाडु साइड में, आई थिंक आंध्र प्रदेश में पोंगल कहा गया है। मुझे सॉरी अगर मैं गलत हुआ, लेकिन ये पहले हर लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए थे, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ इतनी नहीं थी। जिसका जैसे दिल किया उसने वैसा नाम दे दिया। ठीक है ना जी। चलो पंजाब को लेके चलते हैं। मकर संक्रांति, तो सूर्य है जो वो मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे हमारे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक सूर्य की जो हीट है, मेन थिंग, वो गर्म होने शुरू हो जाती है। तो ये त्योहार हैं, उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा में या साइंस में, बिल्कुल जिससे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? जैसे सर्दियों में तिल वगैरह खाने से हेल्थ सही रहता है, ठंड कम लगती है। अब एक गुड़ बात, खाने हाँ जी, सर्दियों में तिल खाने से फायदा होता है। मूंगफली क्यों खाई जाती है? मूंगफली, तिल क्यों? क्योंकि उसकी जो तकसीर होती है वो गर्म होती है। ठीक है ना जी। जो उसकी तकसीर है वो गर्म है, वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। अब गर्मी की बात करूं तो हम लोग शुगर केन जूस लेते हैं या गन्ने का रस लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर केन ठंडा होता है, वो हाँ जी। हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ये है। तो डेली यूज में गुड़ लेना चाहिए, सही है? या शुगर केन पी लिया वो सही है, या फिर चीनी है, चीनी भी चल सकता है? नहीं, पहली बात, शुगर केन गर्मियों में, गुड़ सर्दियों में। ठीक है जी। दूसरी बात, हर चीज के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। ये नहीं मैंने आपको शुगर केन बोल दिया, आप शुगर केन के पीछे ही पड़ जाओ। गुड़ बोल दिया या मूंगफली बोल दी या तिल बोल दिया, आप सर्दियों में तिल के पीछे ही पड़ जाओ, फिर तो ज्यादा शरीर में गर्मी हो जाएगी। ठीक है ना। अपने शरीर के माध्यम के अनुसार आपको अपना खान पान या आहार विहार रखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। तो एक मिनट यहाँ पे रोक रहा हूं, सॉरी। एवरी हम्म, कॉज हैज इट्स रीजन एंड एवरी रीजन हैज इट्स कॉज। हाँ जी। अच्छा, ये आयुर्वेदा में डॉक्टर्स इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये सब। यस यस। तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका मतलब क्या होता है आगे। देखिए, मैंने पहली बात कही सर्दी गर्मी, ठीक है जी, दो शब्द यूज किए। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। वाता, वाता मतलब वायु। वायु क्या होती है? ठंडी होती है। तो सर्दी, गर्मी, पित्त, ये है। अब वात क्या है? वात इज द, ये त्रिदोष है। जब ये बिगड़ते हैं तो शरीर को बिगाड़ देते हैं। दूष्यंती इति दोषा, जब ये बिगड़ते हैं तो शरीर को बिगाड़ देते हैं। और इनको सॉरी, इनको त्रिस्तंभ भी बोला गया है, मतलब थ्री पिलर्स ऑफ द बॉडी। इनके बिना शरीर चलता नहीं है। ठीक है ना। इनके बिना शरीर चलता नहीं है। त्रिस्तंभ है ये, वाता पित्ता कफा। वात की बात करें, वात के गुण क्या है? तत्, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, चलो, अनिला। मतलब तत् रुक्ष, तत्र तो संस्कृत की स्टार्टिंग करने का है। रुक्ष मतलब वात ड्राई है। सर्दियों में हमें ड्राइनेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्यों? वात के कारण होती है। तत्र रुक्ष लघु, तत्र रुक्ष लघु, शीत, खरा। लघु होता है, वायु हल्की होती है, ऊपर को उठती है, ये है। शीत ठंडी होती है,
खर हाँ। रफ होती है। तत्रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म, सूक्ष्म कहीं भी घुस जाती है। हम्म। तत्रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला, चलो मतलब मोबाइल गुण है, बात का मोबाइल गुण है। हम्म। अब बात करते हैं पित्त की। पित्त सनसने तीक्ष्ण लघु पित्त सनसने तीक्ष्ण ऊक्षण लघु विसत्सत द्रव्यम। पित्त को मैंने किससे जोड़ा था पहले? गर्मी से। हम्म। पित्त सनसने वो स्निग्ध गुण है, उसमें स्निग्ध मतलब ऑयली गुण है। हम्म। ठीक है जी। सनसने तीक्ष्ण तीखा होता है, मसाले खाने से हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है कि नहीं आती? हाँ जी। पित्त बढ़ जाता है। पित्त सनसने तीक्ष्ण ऊक्षण, मैं गर्मी की बात किया। लघु हल्का होता है। विसत्र, जब भी किसी चीज को हम गर्म करते हैं, आप मोम ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वो फैल जाता है। कोई भी चीज है गर्म करने से पिघलता है, जब वो पिघलता है तो वो फैलता है। ठीक है ना जी। हम्म। पित्त संसने तीक्ष्ण ऊक्षण लघु विसत्सत द्रव्यम, तो वो लिक्विड बन जाता है। हम्म। ये पित्त की क्वालिटीज है। हम्म। अब आते हैं कफ। जो हम्म। कफ की क्वालिटीज है वो है स्निग्ध। हम्म। स्निग्ध शीतो गुरु मंदा मृत्सन स्थिर कफा। हम्म। स्निग्ध शीतो, जो कफ है वो स्निग्ध होता है। हम्म। कफ जो गले में कफ हो गया, या जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड है, उसको हमने कफ से किया है। ठीक है जी। स्निग्ध वो स्निग्ध है। शीत वो ठंडा है। गुरु हैवी होता है। स्निग्ध हम्म। शीतो गुरु मंदा मृत्सन, मंदा मतलब वो स्लो होता है। मृस्तन हम्म। स्थिर, स्थिर एक जैसे बात मैंने चलो गुण मोबाइल गुण बोला था, चलो को जो यहाँ पे स्थिर है वो एक स्टेबल है। स्निग्ध शीतो गुरु मंदा मृतसन स्थिर कफा, ये कफा की क्वालिटीज है। हम्म। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं। मैंने यहाँ पे ये कहा जो वायु सॉरी त्रिदोष है, वाता पित्ता कफा, ये त्रिस्तंभ भी है और दोष भी है। ठीक है जी। हम्म। तो हम पहले बात करते हैं त्रिस्तंभ कैसे है। हम्म। त्रिस्तंभ, थ्री पिलर्स ऑफ द बॉडी। जो हम्म। जब ये क्या कहते हैं, जब हमारे शुक्र शोणित संयोग तु खलु कुशीगत गर्भ संज्ञा, जब शुक्र मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, शुक्र शोणित संयोग, जब उनका संयोग होता है कुक्षिगत गर्भ संज्ञा, तो जब हमारे पेट में कुक्षी में गर्भ में जब संयोग होता है, तब ये वात पित्त कफ की ऑलमोस्ट उसके हिसाब से इंसान की प्रकृति डिसाइड होती है। ठीक है जी। अच्छा। या तो वो वात पित्त होता है, मतलब वायु ज्यादा, पित्त उसके बाद कफ उसके बाद, होंगे तीनों ही। वात हम्म। ज्यादा, पित्त उससे कम, कफ उससे कम। या पित्त कफ होता है, पित्त ज्यादा, उसके बाद कफ, उसके बाद वायु। इस तरीके से कुछ प्रकृति बनती है जो कि हमारे शरीर को हम्म। जिंदगी में चलाती है। कई बारी हम्म। हम लोग बात करते हैं कि यार बेटे की हरकतें बाप पे गई हैं, क्यों गई हैं? हम्म। इसीलिए गई है क्योंकि प्रकृति उस समय मेल की सपोज वायु ज्यादा है। अब हम्म। कोई भी बात मैं बोलते बोलते मेरा वॉल्यूम तेज हो जाता है, किसी का बात करते करते वॉल्यूम तेज हो जाता है, कोई ड्राइव तेज करते हैं, कई वॉक तेज करते हैं, कई स्लो करते हैं। जो हम्म। स्लो करते हैं वो स्थिर रहे, जो तेज करते हैं वो वायु है। ठीक है ना। तो ये तो हमें देखना है। हम्म। अब ये देखते कैसे हैं, आपका अगला सवाल ये होगा। तो ये देखते, एक तो हमारी अलग साइंस है जो आजकल काफी फेमस है, नाड़ी विज्ञान। हम्म। आपने देखा होगा कई डॉक्टर पल्स देख के ही बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी हरकतें ये है, इसकी ये ऐसे है। ठीक है ना जी। हम्म। तो ये सब वात पित्त कफ का खेल है। तो हम्म। ये मैंने बात की त्रिस्तंभ की। अब बात करता हूं त्रिदोष की। अगर वायु ज्यादा बढ़ जाए, तो जो मैंने
जैसे कि ज्यादा बात करने की बात की, ज्यादा चलने की बात की, वो भी एक प्रॉब्लम है। कम चले हम्म तब भी। हमें इन तीनों चीजों को, वात पित्त कफ को, एक बैलेंस स्टेट में रखना है। मेरी हम्म, बात समझे कि नहीं, फॉलो की कि नहीं की? हाँ जी। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? काफी थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा था, पर आई होप ऑडियंस को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग देखिए, ही गया। देखिए सर, ये बहुत ही वास्ट साइंस है। अगर जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत कुछ जुड़ जाएगा। हम्म अब इसी के साथ आपके सबसे पहले वाले सवाल पे आता हूं। अब ये वात पित्त कफ है, सपोज मैं ठंडा इंसान हूं। अभी आपने बोला कि सर्दियों में हमें गुड़ तेल वगैरह खाने चाहिए। हम्म अगर मैं पित्त प्रकृति जो कि गर्म तकसीर है उसकी, उसको गर्म खाना पीना दे दूंगा, तो हम्म उसको तो तब स्किन रिएक्शन होने शुरू हो जाएंगे। हम्म ठीक है ना? या ठंडे बंदे को ठंडी चीज दे दूंगा, तो वो तो वैसे सुन्न हो जाएगा। हम्म तो ये सब चीजें देख के देनी है। अब मैं आपके सब जो बीच में आया था जब मैंने जवाब दिया था हेल्थ कंसल्टेंट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माई सेल्फ एंड हेल्थ कंसल्टेंट। हम्म, समझे कि? हाँ जी। तो आजकल ये वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बहुत स्ट्रेस रहता है लोगों को। स्ट्रेस बिल्कुल मैनेजमेंट कैसे, आयुर्वेदा में कुछ ऐसा किया जा सकता है आयुर्वेद के हिसाब से कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है सर। पहली बात देखिए, बाकी तो मैं देखने के बाद बताऊंगा। आजकल ना लोगों को मेमोरी लॉस बहुत होने लग गया है। हम्म अगर मेमोरी लॉस ऊपर की टर्म है, ज्यादा मैंने हाई लेवल की बोली, उससे नीचे बोलता हूं, लोगों के ना, लोग चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं। हम्म हम लोग थोड़ा थक जाते हैं और कर देता हूं यार, और मैं हुनी था दफ्तरों आया, रुक जा। ठीक हम्म है ना? लोग चिड़चिड़े बहुत हो गए। हम क्यों? क्यों? हमारी पेशेंस लेवल लो हो चुका है। हम्म पेशेंस लेवल लो क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारे में ताकत ही नहीं रहेगी। हम्म अब मेटाबॉलिज्म पे बात करते हैं। हम्म मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। हम्म कैटाबॉलिज्म मतलब पुराने सेल टूटते हैं, एनाबॉलिज्म मतलब नए सेल बनते हैं। जब हम्म मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, पुराने सेल टूटेंगे नहीं, नए सेल बनेंगे नहीं, हम लोग लेजी फील करेंगे। हम्म, तो ये सब बातें हैं जी। ओके। और अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर्स को जो भी क्लिनिक चलाते हैं हाँ जी, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। देखो जी, हम्म मार्केटिंग तो हर जगह हेल्प करता है। हम्म बात यह है, उसके फायदे भी हैं। हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान हैं। तो अभी आपके बिजनेस में क्या क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हैं आप, जो जिससे हेल्प कान मिल रही है? पकड़ लिया सर। अभी तक अगर आप मेरा प्रोफाइल चेक करें, फेसबुक लोग करते ही हैं आजकल, तो सबसे पहले गूगल या फेसबुक चेक होता है। अभी तक मैं गारंटी लेके बोलता हूँ, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आधों से ज्यादा ने मेरा इंस्टा या फेसबुक चेक कर लिया होगा। हम्म ठीक है ना जी? तो हम्म क्या कहते, देखो जी, ये फायदा ही है। जिसको मैं हम्म पसंद आ गया, वो आज ही कॉल कर देगा, या कल परसों सोच लेगा मैं कॉल करनी है। जिसको नहीं हम्म आया वो बोलेगा फालतू का बोलता है यार, चल पास से हो जा। तो हम्म बात ऐसी है कि देखो जी, मार्केटिंग तो हर बिजनेस में जरूरी है। हम्म हर बिजनेस क्या, हर चीज में जरूरी है। हम्म। अब तो आप अगर हम बात करें, एडिडास के नाम कौन नहीं जानता, या नाइकी, कोका कोला, इनके नाम कौन नहीं जानता। मैं ये मिल्टन की बोतल यूज करता हूं, इसका नाम कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पर हम्म जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें हम्म, अपने आप को दिखाना है, तभी हम ओके। दिखेंगे। हाँ, तो सोशल मीडिया पे आप डॉक्टर्स वाले टिप्स ट्रिक्स आप बताते हैं इसमें? बिल्कुल। आजकल मेरी उस पे सीरीज चली हुई है, एक लीवर पे 5 हम्म एपिसोड हो चुके हैं। आज मैं छठा डालूंगा।
मैं रोज लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर पे, उसके प्रिवेंशन पे कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। एक अच्छा। और अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों में। और सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप खुद करते हैं या बाहर से कहीं से आउटसोर्स करते हैं? ये मैं खुद करता हूँ जी। अच्छा। तो आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी मैं बता दूं कि मेरा एक एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ब्रांड ठीक है वोकलिस्ट जी। के नाम। तो ऑडियंस या आप जो भी चाहें अपना सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर सर, आप नोएडा से हैं, आप मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। मोस्ट जी। प्रोबब्ली अभी मार्च में मैं नोएडा आऊंगा, गुड़गांव आऊंगा। तो 2 दिन का मेरा स्टे है वहां पे, एक कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आपसे अच्छा। मिलके जरूर जाऊंगा। हाँ जी। तो ओके। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को बहुत जरूरत है आजकल नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। लोग जिम जाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहते हैं, देखिए, मसल चाहते हाँ हैं। पूछिए, बोलिए बोलिए, सॉरी। तो नेचुरली आयुर्वेदा के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मेल ग्रोथ हार्मोन जो होती देखिए, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, गोखरू है, काफी दवाइयां हैं। है। अच्छा। इनके थ्रू आप अपना वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हम्म। एक, कह लीजिए, हम लोग हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या वैद्य हैं, उनको देखना है हम्म। आपको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से ही हमें आपको देना है। और ये डॉक्टर की काबिलियत है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो आई थिंक बहुत कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, मुझे भी और ऑडियंस को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्लेजर इज एंटायरली माइन। मैं सोच सकता हूँ कि आपके ऑडियंस को मैं ऑडियंस की नजर में खरा हूँ, पहुंचूंगा। हाँ जी, बिल्कुल।